है वो क्या लिखा हुआ है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। मैं तो इसी टॉपिक से चल रहा हूँ। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होगा, ऐसे रेड फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो आप इस पूरी स्लाइड पे देखेंगे तो मैंने एक सीरीज बनाई है, ये बहुत मिलती जुलती सी टर्म्स हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या जवाब देना है। तो बहुत मिलती जुलती से टर्म्स है, लगभग सबका मतलब भी एक ही है, लेकिन हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और फार्मास्यूटिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का फार्मास्यूटिकली यूज मतलब मेडिसिनली यूज हम करें या डायग्नोस्टिकली हम उसका यूज करें तो वो फार्मास्यूटिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहलाए। इसका मतलब ये कि सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स नहीं होते। ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिनका यूज हम फार्मास्यूटिकल्स में कर सकते हो वही रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिनका यूज हम फार्मास्यूटिकल्स में कर सकते हैं वही रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहलाते हैं। तो सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स नहीं कहलाते। पहली बात तो ये याद रखिएगा। फिर दूसरा हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब जो है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो फिर ये तो हमारा टॉपिक हो गया, रेडियो एक्टिविटी। अरे वाह, चलिए तो एक टॉपिक का हमने इजाद कर लिया है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन ये है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। क्वेश्चन यही है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाद में आपको इसको मैं एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे अपन डिटेल में कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। ऐसी प्रॉपर्टी कुछ एलिमेंट्स मतलब तत्वों की और उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की जिसके कारण वो कैपेबल हो एनर्जेटिक पार्टिकल्स को एमिट करने के लिए। एमिट करने के लिए मतलब रिलीज करने के, निकालने के लिए, एमिशन। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को एमिशन करने में या एमिट करने में, बाहर निकालने में कैपेबल हो। ठीक है, बाय द डीके प्रोसेस। डीके प्रोसेस क्या होता है ये भी हम देखेंगे इन शॉर्ट, है ना। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एलिमेंट या उसका आइसोटोप कैपेबल हो एनर्जेटिक पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए या एमिट करने में, या हम किस प्रोसेस के द्वारा, बाय द सिंपल डीके प्रोसेस के द्वारा। फिर एक और टर्म आती है रेडियो आइसोटोप्स, यही हमारे उस पर लिखा हुआ है सिलेबस में। तो रेडियो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, दोज आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं वो रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स से रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। जब वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे तो उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। बात वापस से मैं क्लियर करता हूं, है ना। रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो ऐसा आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स मतलब कौन से आइसोटोप, जो कि रेडियो एक्टिविटी लिए हुए होते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, जब कोई रेडियो आइसोटोप्स रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो उसे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो हमने दो सब्सटेंसेस, तो मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस दैट शोज द रेडियो एक्टिविटी, ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये
कि वो एनर्जेटिक पार्टिकल को बाहर निकालने में कैपेबल हो। तो यहाँ पे ये टर्म्स जो है मिलती जुलती सी। फिर से इससे हमको एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से हमको जानना था कि रेडियो एक्टिव है एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी को हमने बताया। फिर रेडियो एक्टिविटी से हमको मिला कि आइसोटोप है, तो रेडियो आइसोटोप्स जो है वो क्या है, यहाँ पे भी रेडियो आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप है क्या चीज, तो आइसोटोप की जो अभी तक आप डेफिनेशन पढ़ते हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। हमको क्या पढ़नी है वो यहाँ नहीं लिखी मैं, या आप लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं बुक्स में 11th-12th तक, वो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जिनका की सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। हिंदी के स्टूडेंट जो है वो द्रव्यमान बोलते हैं, परमाणु का द्रव्यमान जिनका सेम होता है और जिनका नंबर, परमाणु का द्रव्यमान अलग होता है जिनका नंबर सेम होता है। एटॉम में थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो गया मैं, तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, ये आप लोग पढ़ते आए हैं, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन अब आपको ये वाली डेफिनेशन के साथ कुछ और भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप यूजी में आ गए हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं आप ये 11th-12th वाली डेफिनेशन से नहीं काम चलेगा आइसोटोप्स की। ठीक है, तो हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक केमिस्ट्री से मैं आपको ले चल रहा हूँ आइसोटोप से, फिर हम वहां से चल समझ में आ जाएगा आपको रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है, और फिर हम आखिरी में चलेंगे रेडियो एक्टिविटी। यही पार्ट को मैं वापस से लास्ट स्लाइड में लाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा क्या आपको ये सब पार्ट समझ में आया, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम या परमाणु हिंदी में बोलते हैं जिसको, वो 3 बेसिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। ये आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत बेसिक केमिस्ट्री है ये। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में। ये बीच में जो है ये न्यूक्लियस कहलाता है, और इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं, कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और ये बाहर जो हरा हरा दिख रहा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है ना। ये बाहर जो हरा हरा दिख रहा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये अंदर जो आपको दिख रहे हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रॉन है, और जिसपे चार्ज है प्लस का वो प्रोटॉन है। तो ये हमारे एटम का स्ट्रक्चर है, सब एटॉमिक लेवल, परमाणु का स्ट्रक्चर है। बीच में केंद्र है, मतलब जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और आसपास जो है इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं, ये हम जानते हैं। अब इन पे चार्ज कौन कौन सा है ये भी बहुत याद रखने वाली बात है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी तो आपको ये वाली बात आएगी फिर से। और इनका मास भी याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, सिंबल है, वो E- है, इससे हमको ज्यादा जरूरत पड़नी नहीं है। चार्ज पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे मास कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत नेग्लिजिबल। ठीक है, इसलिए उसे काउंट नहीं करते। दूसरी चीज, प्रोटॉन का पी से हम डिनोट करते हैं। फिर इस पे चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन पे ये प्लस चार्ज है, तो यही हमने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, प्लस चार्ज है। और इसका मास कितना होता है, ये 1 होता है। एक प्रोटॉन का 1 मास कहलाएगा। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, 10 होंगे तो 10 हो जाएगा उसका मास, है ना। और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये सब क्लियर कर देता हूँ लाइनिंग्स, ताकि आपको समझ में आएगा। न्यूट्रॉन्स को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। और इस पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और इसका भी मास कितना होता है, 1 होता है। तो अगर एक एटम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसका टोटल मास 1 + 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। इसी से हम जो है कुछ और डेफिनेशन बनाते हैं एटम्स की, और उसमें सबसे पहली जो है और वो है एटॉमिक नंबर। नंबर क्या चीज है, एटम को हम नंबर जो है वो किस उससे दे रहे हैं, किस नंबर से दे रहे हैं। तो एटम को जो नंबर दिया जाता है वो उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इट मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम।
एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक, इसी से फिर हम एक और चीज निकालते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक एकदम, जो आप पढ़े भी होंगे, आपको सबको पता भी होगा ये, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसको हम समझेंगे कैसे। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है? द काउंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब जो एटम का जो मास होता है, द्रव्यमान या भार जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम बोलेंगे कि एक एटम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कि उसका द्रव्य, उसका भार 2 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, है ना। तो काउंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम। फिर बचा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और उसके कारण कोई भी एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। द नेट चार्ज इज 0। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। क्यों होंगे? ये यहां से हमको समझ में आएगा क्यों होगा ऐसा। क्योंकि देखिए देखिए, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो कोई चार्ज नहीं बचेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमको किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ से पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से, है ना। एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उस एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो, चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा होती है। हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन को नहीं निकाल के बाहर कर सकते चार्ज डेवलप करने के लिए, हम बाहरी चीज को बाहर निकालेंगे ना। ये बाहर की चीजें जाएंगी, इलेक्ट्रॉन बाहर, तब उस पर कोई नया नया चार्ज होगा। ये ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा इससे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, तो टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब प्रोटॉन तो कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा एटम। समझ में आ गई बात? इसलिए अगर वो न्यूट्रल इन नेचर है तो तब वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। एटॉमिक नंबर क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों? क्योंकि एटम का नंबर जो है वो प्रोटॉन की संख्या है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। इसलिए जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे एटम में जिसपे कोई चार्ज नहीं है। ये बात ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, ये मैं जानता हूँ, है ना, लेकिन हम इसको फिर से समझ रहे हैं। अब इस तरीके से हम कुछ सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमको बार बार ऐसे ही सब्सटेंसेस को बताना पड़ता है। तो ये हमने सोडियम को रिप्रेजेंट किया है, तो जो ऊपर लिख रहे हैं वो मास है, जो नीचे लिख रहे हैं वो नंबर है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऊपर लिखा हुआ 16, वो क्या है? जस्ट मिनट। ऑक्सीजन का जो यहाँ पे ये 16 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये मास है। और जो नीचे लिखा हुआ कि वो क्या है? नंबर है। ऐसे सोडियम में जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? नंबर है। और ऊपर जो लिखा है वो क्या है? मास है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन में 16 नंबर यहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर है, जब इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों बराबर है इसलिए। तो 8 8 8 8 8 है। क्लियर है ना, अगर ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें हम बता रहे हैं। अब इससे हमको डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, अभी आपने शुरुआत में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी बताता हूँ। सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, इसी को अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ। सेम एटॉमिक नंबर मतलब ये ऑक्सीजन का अगर हमको आइसोटोप बनाना है तो 8 का 8 ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर का मास है वो चेंज हो जाएगा।
अब इसको हमको नए तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और वो तरीका है ये कि आइसोटोप का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो मतलब सेम है एटॉमिक नंबर, हमने वही बात बोली है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो हम वहां पे बोलते आ रहे थे कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास, तो मास किसके कारण चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या के कारण चेंज हो रहा है। प्रोटॉन की संख्या सेम है ना, क्योंकि हमने एटॉमिक मास बोला क्या है, किससे मिलके बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, और आप लोग क्या पढ़े हुए हैं डेफिनेशन आइसोटोप की, कि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये मास में जो डिफरेंस आ रहा है, तो मास दो चीज से बना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इन दोनों में से क्या चेंज हुआ, इसमें से चेंज हुआ न्यूट्रॉन। अब आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, ये बहुत स्पेसिफिक और मोर करेक्टेड डेफिनेशन है आइसोटोप की। ठीक है, तो सेम एटॉमिक प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर एक हम बोल रहे हैं आइसोटोप है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होगा। जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझना है। हाइड्रोजन के दो आइसोटोप हैं, क्या है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे ये ड्यूटेरियम बना हुआ, ये ट्रिटियम बना हुआ है। अब इसमें प्लस चार्ज क्या है, ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, और ये भी है प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन के साथ कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसे हम प्रोटियम बोलते हैं। जैसे हम H प्लस ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा H प्लस लिखते हैं ना, बहुत सारी जगह निकल, हम आयोनाइजेशन करते हैं, तो उसको प्रोटॉन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। ठीक है, सेंटर में कुछ होता ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम में क्या होगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो जाए, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल चेंज। तो इसका जो हम लिखते हैं डी, वो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। हाइड्रोजन जो यहाँ लिखेंगे वो कैसे लिखाएगा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ का कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मास एक ही है क्योंकि प्रोटॉन ही है इसमें से। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक एक हो गए, तो मास कितना हो जाएगा, 2। और नंबर, क्योंकि नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, प्रोटॉन से, तो नंबर एक ही रहेगा। तो नंबर सेम है, मास डिफरेंट हो गया। यही आप याद करते हैं, लेकिन ये मोर करेक्टेड कैसे लिखना है, बिकॉज द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसा क्यों हो रहा है, मास में चेंज हुआ, तो क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुए। ठीक है, ट्रिटियम में क्या है, ये भी प्रोटॉन है, तो हम इसको ट्रिटियम में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि यहाँ पे ये, अब ये कितने हो गए दोनों, 3 हो गए, और ये कितना हो गया, ये 1। तो ये 1 2 3 है ना, एक यहाँ पे प्रोटॉन 1, यहाँ पे टोटल 2 हो गया मास, यहाँ पे 3 हो गया। लेकिन नंबर जो है तीनों में एक ही रहा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल डिफरेंट। अब आपकी डेफिनेशन ये होना चाहिए हमेशा आइसोटोप की, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। ऐसा नहीं बोलना है अब कि नंबर एटॉमिक, वो गलत नहीं है, लेकिन अब आप यूजी लेवल में आ गए तो आपको स्पेसिफिकली आंसर देना है ना। चलिए, तो फिर इससे हमको समझ में आ गया कि रेडियो आइसोटोप्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है। तो ये जो आइसोटोप्स हैं ये अनस्टेबल हो सकते हैं। सभी अनस्टेबल होते हैं, नहीं, सभी आइसोटोप अनस्टेबल नहीं होते। अनस्टेबल मतलब स्थिर नहीं है वो। अब जैसे उनमें ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होगी तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। वो अनस्टेबल होंगे तो वो डीके होंगे। डीके होंगे मतलब उनका क्षरण होगा, वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो अनस्टेबल होते हैं ऐसे आइसोटोप्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होने के कारण वो अनस्टेबल हो जाते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं बाय द डीके प्रोसेस, ऐसे सब्सटेंस को हम रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं।
फिर से वाली में अभी है ना, ऐसे सब्सटेंस को हम रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। मतलब रेडियो आइसोटोप्स का मतलब अनस्टेबल आइसोटोप्स है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा फिर टॉपिक कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये जब कोई अनस्टेबल आइसोटोप या हम उसको बोल रहे हैं रेडियो आइसोटोप स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब अचानक, अपने आप, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, या जिसको हम बोलते हैं डिके होना। तो जब किसी रेडियो आइसोटोप्स में स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो और उसके एटॉमिक न्यूक्लियाई में, और इस डिसइंटीग्रेशन में वो न्यूक्लियस एमिट करे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। फिर से रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो रेडिएशन का एमिशन करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है एक ऐसे एलिमेंट की जिसमें कि न्यूक्लियस अनस्टेबल आइसोटोप होने के कारण अपनी एनर्जी को एमिट करता हो कुछ फॉर्म में, या तो अल्फा पार्टिकल फॉर्म में, या बीटा पार्टिकल फॉर्म में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम आ जाते हैं कि डीके और डिसइंटीग्रेशन, या तो डीके लिखें या डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है। द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेस इट्स एनर्जी बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल और इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि एक अनस्टेबल है वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। जब लूज करेगा एनर्जी तो एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, जो एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो किस फॉर्म में निकलेगी, या तो पार्टिकल के फॉर्म में। अगर वो पार्टिकल के फॉर्म में निकल रही है तो हम उसे बोलेंगे अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, दोनों अलग अलग तरह के पार्टिकल निकालेंगे। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जैसे सूर्य की किरणें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही दिखाया है कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या आइसोटोप से, जो अपनी रेडियो एक्टिविटी के कारण एनर्जी के फॉर्म में या पार्टिकल के फॉर्म में अपनी रेडिएशन को एमिट कर रहा है। तो ये जो एनर्जी निकली और जो पार्टिकल निकला इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। वो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी रिलीज करके क्या करेगा, वो स्टेबल बनेगा। ठीक है, वो स्टेबल बनेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे और वो कभी कभी दूसरे एटम में भी कन्वर्ट होगा। डीके प्रोसेस बोलते हैं इसको, टूटना, धीरे धीरे एनर्जी निकलती जाएगी वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। अब यहाँ तक ये रेडियो एक्टिविटी समझ में आ गया। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एटॉमिक न्यूक्लियस, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस जो है स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन में जाए और उसमें न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग पार्टिकल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को रिलीज करे। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, या इस प्रॉपर्टी को हम रेडियो एक्टिविटी, जो ऐसा करने में कैपेबल है कि डीके में जाएंगे और अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, उनको हम रेडियो, उसी प्रॉपर्टी को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और डीके क्या है, जो ये टूट के बाहर निकलने वाली प्रोसेस है उसे हम रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। अब फिर से मैं आपको पहली स्लाइड पे ले चलता हूं। अब आपको सारे आंसर मिल गए। तो ये जो आपने पढ़ा था अब ये चेंज हो गया है। ये जो आपने पढ़ा था अब इसका आंसर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आइसोटोप्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम प्रोटॉन नंबर होता है लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कि सेम प्रोटॉन नंबर होता है लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है। रेडियो आइसोटोप्स क्या है, ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं वो रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब, रेडियो का मतलब क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कोई एलिमेंट या उसका आइसोटोप एनर्जी को एमिट करने में कैपेबल हो बाय द डीके प्रोसेस।
तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं। यहाँ से आपको ये सब चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये बहुत छोटी सी टर्म है ना, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझें। मैंने जो आपको बताया इसको आप बार बार सुनिएगा तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। हमको दो चीजों का बेसिक ध्यान रखना है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, इन्हीं में जब हम अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस पढ़ते हैं तो इसी को सबसे ज्यादा ध्यान रखना रहता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें ये चेंज है वो आइसोटोप्स हो जाते हैं, जो रेडिएशन को एमिट करते हैं वो रेडियो आइसोटोप्स हो जाते हैं। ठीक है, जो इनमें रेडिएशन को एमिट करने की कैपेबिलिटी होती है ऐसे आइसोटोप्स को, तो उनको हम रेडियो आइसोटोप्स और इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जो ये सब करते हैं इसे हम रेडियो एक्टिव